मैंने आज तक जब भी स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी वीडियो शेयर की है, मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन बॉक्सेस में ये बात सुनने को मिली है कि स्कॉलरशिप की वीडियो को बनाना और शेयर करना बड़ा आसान है, लेकिन इसको विन करना बहुत मुश्किल है और बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो कि डार्ट स्कॉलरशिप या इरास्मस फंडस विन कर रहे हैं। आज मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं, हैदर भाई। अभी अभी पाकिस्तान से लैंड किए हैं, इनको डार्ट स्कॉलरशिप मिले। मैंने कहा कि इससे पहले कि ये कुछ बातें भूल जाएं, हम इनके साथ पहले एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना लें। कैसे हैं हैदर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया सलमान भाई, आपने ये मौका हाथ से नहीं जाने दिया और मुझे पकड़ लिया फ़ौरन ही। हाँ जी। और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आज लैंड करते साथ ही आपसे मुलाकात हो गई। हाँ जी, तो मैं बेसिकली डायरेक्टली आपसे कुछ बातें हैं जो है ना डार्ट स्कॉलरशिप से रिलेटेड ज़रा पूछना चाहता हूँ। जी पहले तो बिल्कुल। थोड़ी सी ज़रा इसके हवाले से जर्नी के हवाले से बताएं कि अगर फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी बैचलर्स कंप्लीट किया है, जिन्होंने अपना फर्स्ट राइट। मास्टर्स कंप्लीट किया है, कहाँ से राइट। उनको स्टार्ट करना चाहिए डार्ट स्कॉलरशिप के लिए? अच्छा, बेसिकली सलमान भाई, अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं ये थोड़ी सी जर्नी अपनी एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जी। डार्ट स्कॉलरशिप बेशक मुश्किल ज़रूर है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। और इसके लिए एक कंसिस्टेंसी और बिलीफ चाहिए, तो फिर ज़रूर जो है कोई ना कोई मिरेकल हो जाता है। मैं तो स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ 2018 से, और मुझे बहुत लेट पता लगा अपनी ग्रेजुएशन के बाद, 5 साल बाद पता लगा। लेकिन फिर भी इट्स नॉट टू लेट, और मैंने इसको अप्लाई किया, और मुझे भी आप देखेंगे मैं 2018 से अप्लाई कर रहा हूँ और रिजेक्शन आती है, लेकिन मैं कंसिस्टेंट रहा। और उसकी वजह ये है कि हर साल आप कुछ ना कुछ ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। हर साल आपकी प्रोफाइल जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रही होती है। इसके लिए जो प्री रिक्विजिट्स हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपका जब भी स्कॉलरशिप का माइंड बने, तो आपने सबसे आसानी से जो फर्स्ट स्टेप है, जो आसान स्टेप्स हैं, आपने वो लेने हैं। सबसे पहले अपनी आपने डॉक्यूमेंटेशन को रेडी रखना है, ठीक है। वो मैं सलमान साहब के साथ शेयर भी कर दूंगा डॉक्यूमेंट्स, और मैं ब्रीफली आपको बता भी देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी हों। आपने भी जैसे ये कहा है कि जब आप जैसे जैसे आगे जाते जाते हैं, लोगों का बेसिकली ख्याल ये होता है कि राइट आफ्टर बैचलर्स डिग्री तो ये आसान है क्योंकि आपकी एज कम है। आफ्टर 5 6 8 ईयर्स आपके ऊपर एक एज लिमिट की कैप भी आती है और दूसरा ये प्रॉब्लमेटिक भी होता जाता है। जी। आपने ऐड ये किया कि बेसिकली वक्त के साथ साथ प्रोफाइल ऐड होती जी जाती है। क्या बिल्कुल। वर्क एक्सपीरियंसेस, डबल मास्टर्स डिग्री, एज फैक्टर, इसका क्या इफेक्ट हो रहा होता है? अच्छा, बेसिकली जो एज फैक्टर की जो बात है, उसमें कैटेगोरिकली जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें मेंशन किया हुआ है कि आपकी जो स्टडी जो गैप है वो 6 ईयर्स से कम ही हो। 6 ईयर्स एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये एक आइडियलिस्टिक स्टेटमेंट है। और मेरा 2016 में मेरा जो है वो मैंने एमफिल कर लिया था, तो अब उसके बाद 2023 में मैंने अप्लाई किया। ऑलमोस्ट आप देख लें कि 7 ईयर्स हो गए, तो फिर भी एक्सेप्ट हो गया मेरा केस। तो सेकेंडली, वर्क एक्सपीरियंस जो है 2 ईयर्स की रिक्वायरमेंट है, वो होना चाहिए। और जितना ज़्यादा होगा तो आपकी प्रोफाइल तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, उसके भी नंबर हैं। दूसरा, जो आपकी प्रोफाइल, आपने जिस कोर्स के लिए अप्लाई किया, आपकी प्रोफाइल कितनी रेलिवेंट है उस कोर्स से, ये बहुत ज़्यादा चीज़ मैटर करती है। फिर रिकमेंडेशन लेटर्स बहुत ज़्यादा जो है वो भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो हर चीज़ की जो है वैल्यू एडिशन। जैसे आपने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की या लेटर ऑफ मोटिवेशन की बात की है, जी। लेटर ऑफ मोटिवेशन में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स कभी कभार एक दूसरे से लेटर ऑफ मोटिवेशन मांग रहे होते हैं। या इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि लेटर ऑफ मोटिवेशन क्या कभी कॉपी पेस्ट चल सकता है? क्या जी। कभी आप इस तरह किसी का लेके सबमिट करा सकते हैं? देखें, ये कॉपी पेस्ट जो है वो, हम अगर अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं तो जर्मन हमसे भी बहुत ज़्यादा चालाक हैं, तो कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं चलना। और लेटर ऑफ मोटिवेशन तो मैं कहता हूँ उसका बहुत सिग्निफिकेंट रोल है, और लेटर ऑफ मोटिवेशन सिर्फ एक दिन में नहीं लिखा जा सकता, उसके लिए बहुत मेहनत रिक्वायर्ड है। आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन पे तो मुझे 1 घंटे का पूरा लेक्चर देना पड़ेगा, लेकिन जो बेसिक आपने फॉलो करनी है लेटर ऑफ मोटिवेशन में, तो आपने 4 चीज़ें, जो भी आप लेटर ऑफ मोटिवेशन लिख रहे हो उसमें आपके लीडरशिप स्किल्स रिफ्लेक्ट होने चाहिए, आपकी नेटवर्किंग स्किल्स रिफ्लेक्ट होने चाहिए, आपका जो कोर्स है उससे आप क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, आपने उसको कैटेगोरिकली मेंशन करना है। और दूसरा, और आपने अपने फ्यूचर गोल्स को भी जो है वो मेंशन करना है। ये 4 चीज़ें जब भी रिफ्लेक्ट हो रही होंगी लेटर ऑफ मोटिवेशन में, तो फिर आप इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप किसी का लेटर ऑफ मोटिवेशन कोई दोस्त आपके साथ शेयर कर भी देता है,
तो आपका तो मैं तो सबसे पहले कहूँगा कि आप उससे प्रोसेस को समझें, लेकिन अगर आप लेटर ऑफ मोटिवेशन किसी से ले लें, उसको रीफ्रेज भी कर दें, अपने आप को कुछ कुछ ऐड कर दें, तो आपका इमेजिनेशन का एक प्रोसेस है। तो ये तो ओपन एंडेड है, हर किसी की थिंकिंग अपनी है, हर किसी का स्टार्ट अपना है, हर किसी का अपना स्टार्ट है। तो अगर आप किसी से ले लेंगे, उसने एक स्पेसिफिक सिनेरियो को फॉलो किया होगा, आप भी अपनी स्टेटमेंट वैसी ही बनाएंगे, तो वो एक क्रिएटिविटी और यूनिकनेस का एलिमेंट जो है बीच में से निकल जाएगा। तो फिर वो चांसेस जो हैं वो लीक हो जाते हैं जब आप खुद एक चीज़ लिख रहे होंगे अपने स्टाइल से, क्योंकि स्टाइल जो है कोई भी फाइनलाइज नहीं है, कोई भी चीज़ उनको क्लिक कर सकती है। लेकिन ये जो मैंने अप्रोच बताई है वो एक स्टार अप्रोच आपने यूज़ करनी है। उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने सबसे पहले सिचुएशन बतानी है, फिर टास्क बताने हैं, और फिर आपने उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक्शन क्या लिए हैं और उस एक्शन के रिजल्ट्स क्या आए हैं, पॉजिटिव आए हैं या नेगेटिव आए हैं। ठीक है, तो इस तरह आप अपना स्टेटमेंट को स्टार्ट करेंगे तो वो बहुत बेहतरीन होगा। और यहाँ पे जो जर्मन्स हैं वो टू द पॉइंट और प्रिसाइज एंड मेटिकुलस अप्रोच चाहते हैं। जब वो भी आप लिखें, उसको आपने बहुत ध्यान से लिखना है। और हो सकता है कि जब भी हम फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट कर रहे हो तो आपके 2000 वर्ड्स लिख लें। आप बेशक उर्दू में लिखें, आपकी जो भी इमेजिनेशन है, जो भी आपकी थिंकिंग है, उसको आप एक्चुअलाइज करें। फिर मोटिवेशनल स्टेटमेंट इम्प्रूव होती जाती है एट द एंड, जितनी ये बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। अच्छा, इसके अंदर जैसे आपने स्टार अप्रोच बताई, एक लेटर ऑफ मोटिवेशन की स्टेज पर आ गए, एप्लीकेशन की स्टेज पे आ गए, डॉक्यूमेंटेशन की स्टेज पे आ गए। जब इंटरव्यू आपका होता है, क्या इंटरव्यू भी उतना ही फॉर्मल है? क्योंकि इसके अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप जब हर चीज़ विन करनी है, पहला स्टेज है कि आपने अपने एप्लीकेशन को क्वालिफाई कराना है, फिर आप इंटरव्यू की जी स्टेज पे जाते हैं, वहाँ वो आपसे दोबारा एक मोटिवेशन चाहते हैं जी जी। वो। अच्छा, ये जो सबसे जो अपहिल टास्क है वो तो आपने शॉर्टलिस्ट होना है, आपकी एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होनी चाहिए। उसके बाद 95% चांसेस हैं कि कोई ब्लंडर ना हो या कोई ऐसा लूप होल ना हो कि जो वाकई एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता हो, तो आपका जो स्कॉलरशिप है वो रिजेक्ट नहीं हो सकता। जो इंटरव्यू है उसमें ज़ाहिरी बात है आपकी जो मोटिवेशनल स्टेटमेंट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अगेन इट वेरीज फ्रॉम कोर्स टू कोर्स, बिकॉज कुछ कोर्सेज ऐसे हैं कि जिसमें आपको एक सरप्राइज़ कॉल आ जाती है कभी भी। वो आपसे वैसे ही जनरल जो भी है गुफ्तगू करते हैं और आपको फ़ोन पे ही इनफॉर्मली इन्फॉर्म कर देते हैं अबाउट द स्कॉलरशिप। क्योंकि जब आप इस प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं, ये डॉक्यूमेंटेशन का बड़ा हेक्टिक प्रोसेस है और आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स बार बार शेयर करने पड़ते हैं उनके साथ, और उसमें ज़ाहिरी बात है कोई गैप निकल आए तो आपको दोबारा से डॉक्यूमेंट शेयर करना पड़ता है। अच्छा, एक चीज़ जो बेसिकली इसके अंदर ऐड क्या करने वाली है कि जब एक नॉर्मल स्टूडेंट जर्मनी में मास्टर्स डिग्री विन करके यहाँ पर आ रहा होता है, तो वो ब्लॉक अकाउंट 8000, 9000 या 10,000 यूरोस का लेके आ रहा होता है। एज एन डार्ट स्कॉलर जब आप आ रहे थे, कितना यूरो का ब्लॉक अकाउंट आपके पास है? अच्छा, बेसिकली जब आप डार्ट स्कॉलरशिप विन करते हैं ना, तो आपको ये जो प्री रेक्विजिट्स हैं इनको फुलफ़िल करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। और डार्ट स्कॉलरशिप में जो स्टाइपेंड है वो आपका स्कॉलरशिप के लिहाज से वेरी करता है और कंट्री के हिसाब से भी वेरी करता है। तो ये 1000 से 1200 तक यूरो जो है पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिल रहा होता है। आपको कोई स्टेटमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ये बड़ी फैसिलिटेशन है। दूसरा, जो भी वीज़ा रिक्वायरमेंट है आपका केस प्रायोरिटी पे डील होता है और विद इन मंथ जो है आपका वीज़ा लग सकता है डार्ट के लिए। अच्छा, और इसके अंदर जैसे नॉर्मल स्टूडेंट है, जब वो मास्टर्स में एडमिशन लेते हैं तो वो 6-6 माह वेट कर रहे होते हैं अपॉइंटमेंट का, लेकिन आपने कहा है ओनली 1 मंथ में। थोड़ा इसको एक्सप्लेन करें कि ये कैसे पॉसिबल होता है? बेसिकली जब भी आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसमें कैटेगरीज होती हैं। एक तो जो नॉर्मल स्टूडेंट सेल्फ फाइनेंस पे अप्लाई कर रहे होते हैं उनकी कैटेगरी है, वो तो बहुत ज़्यादा नंबर होता है। अब जो डार्ट स्कॉलरशिप है वो पाकिस्तान में अगर किसी को अवार्ड हो जाता तो आपको दूसरा बंदा ढूंढना तो पाकिस्तान में क्या दुनिया में भी अपनी फील्ड का भी बहुत मुश्किल है, वो नहीं मिलता। मैंने अपनी दफ़ा बहुत ट्राई किया क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं स्कॉलरशिप मिलने के बाद एक और आगे का प्रोसेस है। लेकिन जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं उसमें 3 कैटेगरीज आती हैं। एक डिप्लोमेटिक आती है, एक स्कॉलरशिप वाली आती है और एक जो भी एक नॉर्मल प्रोसेस है उसकी आती है। और उस पर कैटेगोरिकली मेंशन लिखा होता है कि 1.5 ईयर्स लगते हैं नॉर्मल प्रोसेस। लेकिन जो स्कॉलरशिप है वो केस प्रायोरिटाइज़ किया जाता है और विद इन 15 डेज़ आपको कॉल आ जाती है। मेरी अपनी एक एग्जांपल है, 15 डेज़ में मुझे कॉल आ गई और विद इन 15 डेज़ में वीज़ा भी लग गया। ये तो एक बड़ी यूनिक चीज़ है, क्योंकि अगर नॉर्मली अगर आप स्कॉलरशिप पे नहीं होते तो समटाइम्स आपको 6 मंथ्स और समटाइम्स आपको इससे भी ज़्यादा अपॉइंटमेंट का वेट करना पड़ सकता है।
और इन केस अगर आप आ रहे हैं और आपके साथ अब आप फैमिली पर्सन हैं, और इन केस अगर आप आ रहे हैं और आपके साथ अब आप फैमिली पर्सन हैं, तो आपको हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा वेट करना पड़े। बिल्कुल। और अगर ये 2 वीक्स में हो जाता तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, अगर आपका डार्ट स्कॉलरशिप लग जाता है तो चाहे आपने फैमिली लेके आनी है या नहीं लेके आनी, आप फैमिली रियूनियन वीज़ा के लिए अप्लाई करें इसके साथ। और डार्ट स्कॉलर के साथ ही फैमिली का भी वीज़ा लग जाता है। लेकिन अगर आपने ये चांस मिस कर दिया और अपना सिर्फ वीज़ा लगवा लिया और 6 मंथ्स बाद आपने सोचा कि अब फैमिली का भी लगा लें, तो फिर वो नॉर्मल प्रोसेस की तरह ही ट्रीट किया जाएगा उनको। आपकी वजह से आप स्कॉलरशिप विन करते हैं तो आपको फैमिली को भी प्रायोरिटाइज़ किया जाएगा और हो सकता है कि आपकी फैमिली भी आपके साथ आ रही हो। मेरा सिनेरियो तो सेम है। और बिल्कुल अगर इस तरह से अगर आप फैमिली रीयूनियन वीज़ा के नॉर्मल प्रोसेस पे जाते हैं, इन्होंने बताया कि 2 वीक्स में 3 वीक्स में अपॉइंटमेंट मिल जाती है, और उसके अंदर ये होता है कि आपको 18 मंथ्स समटाइम 24 मंथ्स भी जी। अपनी स्पाउस के लिए वीज़े का वेट करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ को अगर आपने डार्ट स्कॉलरशिप विन कर ली और आप मैरिड पर्सन है, तो अपने बच्चों का, बीवी का जो वीज़ा है वो आप लाजमी साथ लगवा लें, क्योंकि आप ये 2-3 वीक्स में कर सकते हैं, वरना ये आप एक बहुत बड़े लूप होल में चले जाएंगे, वो एक प्रॉब्लम बन जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। एक चीज़ मैं बेसिकली ऐड यहाँ से करना चाहता हूँ कि जब आप स्टडी कोर्स पे जा रहे होते हैं तो जर्मन लैंग्वेज का पार्ट आप जब अप्लाई कर रहे होते हैं तब कितना रोल प्ले करते हैं, और यहाँ पर आके जर्मन लैंग्वेज का प्रोसेस क्या है? अच्छा, बेसिकली अभी तो हम स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं, तो ज़ाहिरी बात है किसी भी आप मुल्क में जा रहे हो तो उसकी लैंग्वेज ना आती हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना। तो डार्ट जब भी आप को स्कॉलरशिप अवार्ड होता है तो बहुत अच्छा है कि आप बेसिक्स सीख के हैं, एक प्लस पॉइंट है आपके लिए। सर्वाइव करना, इंटरेक्ट करना बहुत ईजी हो जाता है। लेकिन अगर आपने नहीं भी किया तो कोई रिक्वायरमेंट उसकी नहीं है, ना आपके लिए ना आपके स्पाउस के लिए और डार्ट स्कॉलर्स के लिए। ठीक है। और यहाँ पे फिर होता ये है कि अगर इंग्लिश टॉट कोर्स है आपका, तो आपको 2 मंथ्स का लैंग्वेज कोर्स वो करवा देते हैं, ताकि आप बेसिक जो है जर्मन लैंग्वेज आपको आ जाए और आप ट्रैवल करते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग आपको ज़रूर हो। होनी चाहिए। जी। अच्छा, और ये इस पे भी डिपेंड करता है कि 1 ईयर मास्टर्स कोर्स है या 2 ईयर मास्टर्स डिग्री है। फॉर एग्जांपल जब हमने 2 ईयर मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की थी, उस टाइम हमें A1 जर्मन लैंग्वेज कोर्स भी सबमिट कराना था। तो ये जी। इस पे भी रिक्वायरमेंट आप लोगों की डिपेंड करती है? स्कॉलरशिप पे तो आपने वो देखते हैं, वो आपसे पहले ईमेल करके आपसे पूछ लेते हैं कि आप किस लेवल पे हैं। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो आपको A1 ही करवाया जाएगा कोर्स। लेकिन मुझे जो मेरे सीनियर्स ने बताया है कि अगर आप चाहें, और उन्होंने किया भी है, A1 कोर्स को अगर आप सीरियसली लें तो आप 15 टू 25 डेज़ में A1 कोर्स पाकिस्तान से करके आ सकते हैं। हम्म। एक प्लस पॉइंट है। और आप फिर यहाँ पे आके अपने आप को A2 में एनरोल करवा सकते और वो हैं, वो बेसिक्स के लिए भी सर्टिफिकेट। आपको, जैसे आपको ट्रांसपोर्टेशन में, जी। आपको फूड ऑर्डर करने में, सब चीज़ें करने में, जो A1 लैंग्वेज कोर्स है उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट बहुत होगा, उसका बेनिफिट होगा। नुकसान नहीं और होगा। आप एक ना बहुत अच्छी फीलिंग आएगी आपको, वरना बहुत मुश्किल हो जाता है इंटरेक्ट करना, क्योंकि बहुत सी ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पे इंग्लिश नहीं बोली जाती और वो प्रेफर करते हैं कि वो जर्मन लैंग्वेज में ही बात करें। तो फिर अगर समझ ना आ रही हो तो फिर ज़रा काफ़ी हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं। अच्छा, और दूसरी बात, एक ही फाइनेंसिस के हवाले से मैं एक पॉइंट आपसे पूछना चाहूँगा। जैसे आपने कहा कि स्कॉलरशिप की लिमिट है, कोई 1000 यूरो की हैं, कोई 1200 यूरोस की हैं। जी। इस टाइम जो बेसिकली जर्मनी में इन्फ्लेशन भी है, यहाँ पर हर चीज़ की जो कॉस्ट है, स्पेशली वोनों की, रेजिडेंट्स की अकोमोडेशन जी। की, वो बढ़ती और कम होती जा रही है। इन केस आप स्कॉलरशिप पे आए हैं और अगर आपको अकोमोडेशन ही 1000 यूरो की मिलती है, फॉर एग्जाम्पल म्यूनिख में, ये नॉर्मल सी बात है, फिर जी। आप कैसे मैनेज करेंगे अपने फाइनेंसिस अच्छा, को? बेसिकली आपका जब भी स्कॉलरशिप लगता है तो एक प्रोसेस है। स्कॉलरशिप के बाद आपने दोबारा से ये सारा प्रोसेस करना होता है। एक आपको डार्ट पोर्टल ओपन हो जाता है, उस पे आपकी जितनी क्यूरीज होती हैं आप उनको अपलोड करते हैं। आपका डार्ट पर्सन इंचार्ज का आपको नाम मिल जाता है, वो आंसर करते रहते हैं। अब आपका जो मैनुअल है वो 100 पेजेस का मैनुअल मिलता है, उसमें आपकी जितनी भी क्यूरीज हैं ना, कुछ एक्सेप्शनल हो सकती हैं, उन सब के आंसर्स लिखे हुए हैं। अब ये जिस तरह अकोमोडेशन की बात की है, नो डाउट अकोमोडेशन आप जो है टाउन्स में चले जाएं या मेन सिटीज़ में चले जाएं तो अकोमोडेशन तो नो डाउट बहुत एक्सपेंसिव है। तो उसके लिए ऐसा होता है कि अगर आपके जो टोटल स्कॉलरशिप है 1000 है या 1200 है, उसके 25% से ज़्यादा अगर आप चार्जेस पे कर रहे हैं तो आप इन्फॉर्म कर सकते हैं डार्ट पर्सन इंचार्ज को, वो आपको एडिशनल अलाउंस देते हैं। एक बात जो मैं इसके अंदर हैदर भाई आपसे जी। पूछना जी। चाह रहा हूँ वो है, आपका जो एजेंट्स का जो है या कंसल्टेंट का जो बेसिकली रोल है, वो इसमें क्या है कि जो लोगों को, बच्चों को बता रहे होते हैं कि आप हमारे पास आएँ, हमें इतने कपल ऑफ थाउजेंड्स दें, तो जी। हम फिर आपका ये
स्कॉलरशिप लगवा देंगे या वीज़े लगवा देंगे, ये क्या है अच्छा, बेसिकली? मैं तो एजेंट्स वाला जो है वो तो रोल है, इतने ज़्यादा पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं और कभी कभार ये कोई गारंटी नहीं है कि वो लग जाएगा। और जो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, एजेंट वाला ज़्यादातर फ्रॉड ही होता है। मे बी 40% कुछ लगा भी देते हो, लेकिन जब आपने ग्रेजुएशन कर लिया, आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो मुझे ये नहीं समझ आती कि हम लोग शॉर्टकट्स के पीछे क्यों भागते हैं। क्योंकि हमें एक क्यों नहीं नॉर्मल प्रोसेस से हम गुजरते, क्यों नहीं मेहनत करते। जब आपने ग्रेजुएशन कर ली हुई है, आपने ग्रेजुएशन जब कर ली हुई है, तो आपको फिर भी एजेंट की ज़रूरत है। क्या आप पढ़ नहीं सकते, एक्सप्लोर नहीं कर सकते? मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ सलमान भाई शेयर करूं। मैंने यहाँ पे आना था, तो अकोमोडेशन के लिए मैं मैसेज कर रहा था और मैंने मेंशन किया कि मैं डार्ट स्कॉलर हूँ, तो अकोमोडेशन जो है वो मुझे कोई भी हेल्प आउट कर दे, ग्रुप जो बने होते हैं। तो मुझे एकदम ही इतने ज़्यादा मैसेजेस आने लग गए और बहुत से लोगों के, सबसे पहले कि आपको डार्ट स्कॉलरशिप मिला है तो हमें गाइड कर दें। गाइड करने के लिए बिल्कुल मैं अवेलेबल हूँ। और जो ये सक्सेस है, ये मेरी अकेले की नहीं है, बहुत ज़्यादा हिडन हैंड्स हैं इसके पीछे, और ये सदका जारी है। हम आए इसलिए यहाँ पे कि सबको फैसिलिटेट करें। लेकिन अगर ये आप ओपन एंडेड क्वेश्चन किसी के सामने फेंक देंगे ना, बगैर कुछ स्टडी किए, बगैर रिसर्च किए कि जी मुझे भी डार्ट स्कॉलरशिप चाहिए, मुझे गाइड करते हैं, तो मैं क्या गाइड करूँ आपको? या तो आप थोड़ी सी उसको स्टडी करें, डार्ट स्कॉलरशिप की प्री रेक्विजिट्स को समझें, और फिर आपको पता लगे कहीं पे आपको हर्डल आ रहा है मोटिवेशनल स्टेटमेंट में, कोर्स सिलेक्शन में, तो फिर हेल्प आउट किया जा सकता है। लेकिन अगर आप ओपन एंडेड स्टेटमेंट किसी के सामने फेंक देंगे, किसी को मिल गया, आप कह दें जी हमें गाइड कर दें, कैसे करना है, क्यों करना है, तो ये बहुत ओपन एंडेड स्टेटमेंट है, अगला अफेंड हो सकता है इस पे। तो यानी कि आप मेरी बेहतर है कि आप कहते हैं कि पहले आपकी अपनी रिसर्च हो जी, हर तो स्कॉलरशिप के हवाले से, फिर कौन इट्स सी जगह के ऊपर आपको एक हर्डल फेस आप जी, कर रहे हैं कि वो डॉक्यूमेंटेशन का है, स्कॉलरशिप पार्ट का है, एप्लीकेशन का पार्ट जी, है, वो स्पेसिफिक क्वेश्चन लेके आप किसी के लेके पास आए। आते हैं तो आपकी ज़्यादा हेल्प हो सकेगी। इट्स हाईली रिकमेंडेड कि आप जब मेहनत करते हैं तो फिर उसके फल लेने का भी मज़ा आता है। अगर आपका एजेंट आपका स्कॉलरशिप लगवा भी देता है, तो आप एक प्रोसेस से गुजरे नहीं होंगे, इधर आके आप फिर किसी चीज़ में फंस जाएंगे, आपको उस चीज़ की जो वैल्यू फील नहीं होगी। इसलिए जिस बच्चे ने भी ग्रेजुएशन की हुई है, उसका एक्सपीरियंस है, वो कोशिश करे कि खुद इस प्रोसेस को समझे, इस प्रोसेस से गुजरे, फिर इसके इम्पैक्ट का पता लगेगा आपको और इसकी वैल्यू का पता लगेगा। एक क्वेश्चन जो मज़ीद मेरा है कि अगर जी, आपके ऑलरेडी मास्टर्स डिग्री आपने की हुई है, जी, तो ये डबल मास्टर्स डिग्री में फिर मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहिए या पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहिए? क्योंकि बेसिकली ये अगर आपने एक मास्टर्स किया तो होता ये चीज़ है ना, आप कहते हो कि यार अब मैं पीएचडी करूँ, यस। लेकिन पीएचडी वो स्कॉलरशिप इतना कम्पिटिटिव हो जाता है कि आप कहते हो कि यार एटलीस्ट मैं मास्टर्स की तरफ चला जाऊँ। कैसे इसको कोप अप करते हैं? बेसिकली पीएचडी स्कॉलरशिप जो है वो तो बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव इसलिए हो जाता है कि पीएचडी में आपको एक प्रोफेसर भी अपना सेलेक्ट करना पड़ता है, और प्रोफेसर भी जिन लोगों से वो इंटरेक्ट कर रहा होगा यूनिवर्सिटी में, और आप होंगे, आपको ना वो जानता है, आपके क्रेडेंशियल्स भी देखेगा। वैसे क्रेडेंशियल्स हो सकते हैं बहुत यूनिक हो, लेकिन चांसेस बहुत ब्लीक है। तो हो सकता है कि जो जिनसे इंटरेक्ट कर रहा होगा उनके चांसेस ज़्यादा ब्राइट है। आपसे कभी इंटरेक्ट नहीं किया, आप उसको मैसेज करेंगे, शायद वो रिप्लाई करे या ना करे। तो बेहतर ये है कि इंटरनेशनल एक्सपोजर जो है ना, बहुत मैंडेटरी है। तो आप मास्टर्स में एनरोल कर लें अपने आप को, मास्टर्स का स्कॉलरशिप कंपैरेटिवली आसानी से मिल जाता है। और यहाँ पे आके मास्टर्स में 1 साल का मास्टर बहुत बेहतरीन है, आप एक्सप्लोर कर लेते हैं, इन्स एंड आउट्स का पता लग जाता है। फिर आसानी इसलिए कि आपका अगर जो भी प्रोफेसर उससे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, कर रहे होंगे, तो उसके थ्रू पीएचडी कंपैरेटिवली आसान हो जाएगी आपके लिए। और आपका जो क्वेश्चन था मास्टर्स किया हुआ ऑलरेडी, इसका कोई बेनिफिट होगा? जब भी आप अप्लाई कर रहे होंगे तो आप अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री की बेस पे कर रहे होंगे। आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन हो सकता है कि आप ऑलरेडी मास्टर्स हैं, तो आप एक और मास्टर्स क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो इसकी आपने अपनी कोशिश करनी है, मोटिवेशनल स्टेटमेंट में इसकी जस्टिफिकेशन आपने दे देनी है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मेरी बात की जाए तो मेरा एमफिल इन एनवायरमेंटल साइंसेज है। अब मेरी जो फील्ड है मेरा, क्योंकि हेल्थ केयर सेक्टर का एक्सपीरियंस है, तो मैंने पब्लिक हेल्थ की तरफ मैं मूव कर रही हूँ। तो वो ऑब्वियस सी बात है कि मेरी फील्ड ही चेंज हो रही है। ठीक है, तो ऑल दो एनवायरनमेंट का कंपोनेंट भी बीच में है, लेकिन एक और क्लिनिकल साइड की, पब्लिक हेल्थ की मुझे एक्सपर्टीज़ भी आएगी इसमें। तो वो भी मैंने अपनी स्टेटमेंट में मेंशन किया है कि मैं क्यों एक और मास्टर्स कर रहा हूँ, इसकी भी मैंने रीज़न मेंशन की है। तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करता मास्टर्स, लेकिन ज़ाहिरी बात है, आपने मास्टर्स किया हो तो उसका आपको फ़ायदा तो होता है आगे। और बेसिकली जो रिक्वायरमेंट है वो एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा। तो इस मीन्स कि ये है कि आपको सेकंड मास्टर्स आपको हेल्पफुल ही होगा अगर आप बिल्कुल
एक क्रिटिकल आंसर जनरेट कर सकें, या फिर आप बता सकें कि आपकी अब मोटिवेशन जी, सेकंड जी। मास्टर्स की क्या है। जी, और ये बिल्कुल। 1 ईयर वाला कोर्स है ना, इस पे बेसिकली आप ज़्यादा सोचिएगा कि अगर आप 2 इयर्स मास्टर्स डिग्री में आते हैं जो कि 120 क्रेडिट आवर्स का है, तो वो फिर एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मतलब मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, मुश्किल तो आपकी मोटिवेशन है और आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। 2 ईयर मास्टर्स डिग्री भी 2 ईयर में कंप्लीट हो जाती है। लेकिन ये इस तरह से, जैसे उन्होंने कहा कि अगर आप एक मैंडेटरी इंटरनेशनल यूरोपियन एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो फिर 1 ईयर मास्टर्स डिग्री को टारगेट करके यहाँ पर आके प्रोफेसर से मिल के उन्हें अपने क्रेडेंशियल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अपनी जो है ना उनके आर्टिकल्स वगैरह और ये सब शो करके अपना थीसिस, फिर आप पीएचडी बेसिकली ले सकते हैं। वो ज़्यादा आपके लिए आसान हो बिल्कुल, सकता है बिल्कुल। के हवाले से, जो आप बेसिकली बता रहे थे कि जी। आप डिटेल में बताएंगे। बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन, जब भी आपने यूरोप में आना है तो डॉक्यूमेंटेशन के बगैर आपकी एप्लीकेशन आगे प्रोसेस नहीं होनी। जो गलती मैं करता रहा हूँ और जो गलती हम में से 90% लोग वो ये करते हैं कि एक इंग्लिश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट होता है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है, वो हम एप्लीकेशन भी पूरी फिल करके भेज देते हैं। मोटिवेशनल स्टेटमेंट भी बहुत बेहतरीन सी बनी होती है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट हम साथ अटैच नहीं करते या एक्सपायर हुआ होता है, तो वो आपकी एप्लीकेशन आगे प्रोसेस हो ही नहीं सकती। तो सबसे पहले जब भी आपका माइंड बन जाए स्कॉलरशिप, आपने किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, यूरोप में, यूके में, तो उसमें आपने सबसे पहले अपनी डॉक्यूमेंटेशन की चेकलिस्ट आपने बना लेनी है। डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे होने चाहिए। फॉर एग्जांपल कुछ बहुत बेसिक से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि उनके वो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने कभी सोचा भी नहीं है कि ये वाले भी हमसे मांगे जाएंगे। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट आपको वीज़ा के लिए चाहिए होते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको ये स्टडी के लिए चाहिए होते हैं। तो मैं दोनों को कंबाइन करके आपको बताता हूँ कि आपने चेकलिस्ट बना के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, जो वीज़ा में भी और यूनिवर्सिटी के एडमिशन और स्कॉलरशिप में भी आपको हेल्प आउट करेंगे। सबसे पहले आपके पास अपना आईडी कार्ड होना चाहिए। पासपोर्ट आप जल्द से जल्द अपना बनवा लें, और मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि 10 ईयर्स का एटलीस्ट आप पासपोर्ट बनाएं। ठीक है, तो 5 ईयर, कभी बार होता है कि आप 5 ईयर्स अप्लाई करते करते लग जाते हैं, 6 ईयर में लगता है तो दोबारा पासपोर्ट एक्सपायर हुआ होता है, तो 10 ईयर्स का पासपोर्ट आप बनवाएं। आपके जो क्रेडेंशियल है, ग्रेजुएशन की डिग्री, आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन की डिग्री HSC से भी और एम्बेसी से भी अटेस्ट पहले ही करवा लें, क्योंकि यहाँ पे बहुत क्रिटिकली आपके डॉक्यूमेंट्स को देखा जाता है। फिर उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो आपने जो भी रिक्वायरमेंट है, एक प्रोफेशनल आपको चाहिए, एक एकेडमिक चाहिए, तो वो भी आप कोशिश करें आपके सीनियर मोस्ट आपका जो भी हो उनसे हो, डिपार्टमेंट के हेड का हो जाए, और जहाँ पे जॉब करते हैं तो कोशिश करें कोई डायरेक्टर या CEO का हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसके भी बहुत से मार्क्स होते हैं। उसके बाद जो आ गया है इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 साल की इसकी वो रिक्वायरमेंट होती है। तो क्योंकि आपका इंग्लिश टॉट कोर्स होता है तो वो इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट तो फिर भी होती है। जो आपको बैंड्स चाहिए होता है वो इतना चैलेंजिंग नहीं होता। तो आपका 6.5 और 6 भी कुछ कोर्सेज में बैंड चाहिए। ओवरऑल आपने कोशिश करनी है कि 6 ओवरऑल जो है वो 6.5 हो, और 6 से नीचे किसी भी जो है वो मॉड्यूल में ना हो आपका। तो ये सबसे बेसिक। और उसके बाद जो वीज़ा के लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। बहुत लोग इसको मिस कर देते हैं और एंड में बहुत मसला हो जाता है। जब भी आप जर्मन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको सीवी दोबारा से जनरेट करनी पड़ती है। यूरोपास एक वेबसाइट है, उसमें उस फॉर्मेट पे आपको सीवी तैयार करनी पड़ती है। तो वो भी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस तो है, लेकिन आप सैटरडे संडेज़ को बैठ के एक आप चेकलिस्ट डेवलप कर सकते हैं अपनी कि ये चीज़ें मुझे चाहिए, ताकि आप टाइमली अप्लाई करें। और कुछ माइनर सा गैप हो तो आपको ईमेल पे वो आपसे दोबारा डॉक्यूमेंट मांग लेते हैं। अदरवाइज़ वो एक चेकलिस्ट देते हैं, और अगर आप चेकलिस्ट फुलफ़िल नहीं करते तो आपका एप्लीकेशन आगे प्रोसेस नहीं होती, और हमें पता भी नहीं होता कि हमारी स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो जाती है। ये मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं, और मैं सलमान भाई के साथ ये चेकलिस्ट भी शेयर कर दूँगा कि वो किसी अपने चैनल के थ्रू आपके साथ शेयर कर दें। तो इसमें ये तो मैंने आपका केस बता दिया। अगर आपने फैमिली रीयूनियन कर रहे हैं तो फिर थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन और ज़्यादा हो जाएगी। आपको मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होगा, आपको यूनियन काउंसिल से जो निकाहनामा होता है उसको ट्रांसलेशन भी चाहिए होगी, और उसकी कॉपी भी चाहिए होगी। तो FRC, अगर आपका कोई औलाद है तो उसके फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा, उसका बे फॉर्म, और ज़ाहिर बात है पासपोर्ट बनेगा तो ये 3 चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। तो ये मेजर आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको वीज़ा प्लस स्कॉलरशिप के लिए चाहिए। और जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपकी मोटिवेशनल स्टेटमेंट। अगेन जो 4 स्टेप्स मैंने बताए थे और स्टार अप्रोच बताई थी,
वो आपने यूज़ करनी है और इंशाल्लाह फिर इम्पैक्ट क्रिएट होगा। और ये बर्थ सर्टिफिकेट की जैसे उन्होंने बात की, जब आप जर्मनी में आ रहे हैं तो जर्मनी के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट लेटर है आपकी जो है ना बर्थ कंट्री का, वो है बर्थ सर्टिफिकेट। ये हर लेवल के ऊपर बार बार आता है। आपके मैरिज के केस में जैसे उन्होंने बताया बर्थ सर्टिफिकेट, फिर नेशनलिटी के केस में आता है, पीआर के केस में समटाइम्स वो मांग सकते हैं, और जो स्कॉलरशिप के केस में भी जैसे उन्होंने ये बात बताई। तो बेसिक क्वेश्चन जो है हमने वो इस वीडियो में कवर कर लिए हैं, और जो मेन क्वेश्चन जैसे हमने बात की कि स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है वो हैं, वो आप जो ये ग्रुप है लेट मी टेल यू समथिंग, इसके अंदर आप ग्रुप में आप पोस्ट कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। दोबारा हम इनसे टाइम लेके फिर वो सारे क्वेश्चन जब हमारे पास 4-5 क्वेश्चन हो जाएंगे तो हम एक शॉर्ट वीडियो और बना के फिर अपलोड कर देंगे और वो सब चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी। जी थैंक यू सो मच बिल्कुल। फॉर योर टाइम।